नमस्कार, फर्स्ट इंडिया की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। खबर चाहे नीति की हो या फिर राजनीति की, शासन से जुड़ी हो या प्रशासन से, सदन से सचिवालय तक की हर वो खबर जो निकली तो सियासी या सरकारी गलियारों से है, लेकिन उस खबर का आपसे भी है सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की सियासी और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी खबरों का विश्लेषण और शुरू करते हैं पॉलीक्रेसी डीएनए। तो पॉलीक्रेसी डीएनए में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के महामंथन की। तो विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं खिला कमल, आखिर क्यों हाथ से चली गई सत्ता, क्यों फिर से नहीं बना पाए सरकार और गढ़ से ही क्यों बेदखल हो गए कमल के कर्णधार। जी हां, ये वो सवाल है जिन पर जयपुर से दिल्ली तक बीजेपी में मंथन जारी है। राजधानी जयपुर में बीजेपी के 7 मोर्चों को लोकसभा चुनाव के लिए मोर्चा संभालने के लिए कहा गया। तो वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संसदीय बोर्ड की बैठक ली, जिसमें विधानसभा चुनाव में हार के कारणों पर मंथन किया गया। साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति भी तैयार की गई। इतना ही नहीं, मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर बीजेपी सांसदों की बैठक आयोजित हुई और कोशिश रही कि हार के कारणों को तलाशा जाए, लोकसभा चुनाव की संभावनाओं को तराशा जाए और हार से हताश नेताओं में ये विश्वास जगाया जाए कि सियासत की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। और सही भी है, राजनीति में ना तो कोई जीत आखिरी जीत है और ना ही कोई हार आखिरी हार। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में जारी है चिंतन, मनन और मंथन का दौर। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव में क्या है बीजेपी के सामने चुनौतियां और विधानसभा में आखिर किन कारणों से हार का सामना करना पड़ा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी के सामने चुनौतियां दरअसल है क्या। राहुल के नेतृत्व वाले एकजुट विपक्ष से निपटना सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी। इसके अलावा क्या कुछ खास मंथन के दौरान निकल कर आया वो बता दें। 2019 चुनाव तक एनडीए को एकजुट रखना भी बहुत बड़ी चुनौती है। जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, किसी को टिकट नहीं मिली, नाराजगी देखने को मिली, तो किसानों की बदहाली, भगोड़े कारोबारी पर भी जवाब देना यहां पर पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। विपक्ष ने इसे बहुत ज्यादा भुनाया। इसके अलावा नोटबंदी और जीएसटी पर भी जवाब देना पड़ेगा। इसे लेकर आम जनता को कितनी परेशानी हुई और इसे भी भुनाने में कोई कोर कसर कांग्रेस ने नहीं छोड़ी। कार्यकर्ताओं में उत्साह कायम रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। लोकसभा चुनावों में इसका फायदा जरूर पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा पार्टी में मोदी शाह से अलग धरा की आवाज भी बुलंद हो सकती है। अब ये आवाज किसकी बुलंद होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी भी है। अब ऐसा क्यों है, क्या योजनाएं धरातल पर सही से काम नहीं कर पाई? अब आपको बता दें, विधानसभा चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई। किसानों, नौजवानों, स्वर्णों में सरकार के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला, चाहे वो जीएसटी से जुड़ा मामला हो या फिर नोटबंदी हो। टिकट बंटवारे में जिताऊ नेताओं की नजरअंदाजगी जो है वो की गई, उसका खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ा। एक बहुत बड़ा कारण जो है विधानसभा चुनाव में हार का रहा। नकारात्मक राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी पर काफी भारी पड़ गया, चाहे वो प्रचार के दौरान इस तरीके की जुमलेबाजी हो या बयानबाजी हो। इसके अलावा स्टार प्रचारक हनुमान, हिंदू, मुसलमान, गाय गोत्र करते रहे और यही नहीं, प्रदेश के अलावा जो स्टार प्रचारक बाहर थे देश से, वो भी यहां पर आए, उन्होंने भी इस तरीके से प्रचार प्रसार किया। राहुल गांधी का बार बार मजाक बनाना भारतीय जनता पार्टी को काफी भारी पड़ा। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है पूरे तरीके से एग्रेसिव मोड में आए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करना लोगों को अच्छी नहीं लगी और ये भी एक वजह जो है मानी जा रही है। इसके अलावा अहंकार और भद्दी भाषा के इस्तेमाल से बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचा, क्योंकि काफी विधायक और सांसद ऐसे थे जो कि अपनी बयानबाजी से सुर्खियों में रहे। वहीं संवैधानिक संस्थानों में लड़ाई से मोदी सरकार की छवि को भी काफी धक्का पहुंचा है। जो इमेज यहां पर बनी थी वो यहां पर धुंधली होती हुई नजर आई। तो ये मुख्य कारण ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया किस तरीके से यहां पर विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा और अब जो बैठक यहां पर की गई है उस पर किस तरीके से मंथन का दौर चलता रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की ओर रुख करेंगे और करते हैं उसका विश्लेषण। अब इसके उलट अगर देखा जाए तो प्रदेश में राहुल गांधी का दौरा है। 9 जनवरी को राजधानी जयपुर में रैली करेंगे और 200 विधानसभा क्षेत्रों से किसान जो हैं वो राजधानी जयपुर पहुंचने वाले हैं। किसान कर्ज माफी को लेकर राजधानी जयपुर उनका आगमन है। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है और सीधा
प्रधानमंत्री पर अटैक किया जाएगा, क्योंकि पूरे देश में कर्ज माफी की बात यहां पर की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से 3 हिंदी हार्टलैंड में कर्ज माफी की बात उन्होंने कही थी और विधानसभा चुनाव भी यहां पर जीता, और ऐसे में पूरे देश में कर्ज माफी की मांग केंद्र से की जाएगी। और क्या कुछ खास होगा उस रैली के दौरान, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरवाड़ में फिलहाल किसके चर्चे हैं वो भी आप तक पहुंचा दें। दरअसल ओम माथुर के चर्चे इन दिनों गोरवाड़ में हैं। दरअसल इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता का उन्हें काफी श्रेय मिलता हुआ नजर आ रहा है। इनमें पाली, जालोर, सिरोही की बात करें तो बीजेपी के काफी अच्छे परिणाम रहे। हालांकि हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस क्षेत्र में काफी अच्छे परिणाम रहे। ओम माथुर की ओर से काफी अलग अलग नए प्रयोग किए गए थे जो कि काफी सफल रहे। गोरवाड़ में वो जहां जाते वहां पर उन्हें काफी बधाइयां भी मिल रही है। और ये अलग बात है कि राज की फिलहाल वापसी नहीं हो पाई है, लेकिन जो भी परिणाम इस दौरान गोरवाड़ में मिले वो काफी सफलता इसमें देखने को मिली। और लोकसभा चुनाव से पहले भी जिम्मेदारी उनके कंधों में है। हालांकि जिम्मेदारी बांटी गई है, लेकिन ओम माथुर का जादू किस तरीके से यहाँ पर जादू चलेगा वो भी देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुर्जर सियासत और इससे जुड़ी कांग्रेस की बात करते हैं। दरअसल सत्ता में कांग्रेस है और देव नारायण बोर्ड अध्यक्ष के लिए सियासत चल रही है। अध्यक्ष के लिए दिग्गजों के नाम पर चर्चा चल रही है। कुछ नाम सामने आए हैं जिनमें जीआर खटाना का नाम है, ब्रजेंद्र सूपा का नाम है, संजय गुर्जर और शकुंतला रावत का नाम भी इस दौरान सामने आ रहा है। वैसे देवकी नंदन काका समेत कई दिग्गज जो है वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं। गहलोत सरकार के समय अगर समय रहते निर्णय ले लिया जाता है तो शायद इतना बवाल नहीं होगा, लेकिन जो भी लिस्ट यहाँ पर सामने आ रही है, जितने नाम अपनी दावेदारी जता रहे, हो सकता है कि अगर समय लग गया तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि फिलहाल गुर्जर सियासत जो है काफी सालों से जो प्रदेश में अपना दमखम दिखा चुकी है। आगे इस तरीके की घटना ना हो, इस पर भी यहाँ पर कांग्रेस को सोचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अनिल पारिक की। दरअसल इन्हें लेकर सवाल हो रहा है कि आखिर इन दिनों कहां पर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का राज है और कहा जा रहा है कि इनकी पार्टी का ही राज आ गया है, तो फिर वो नजर नहीं आ रहे हैं। अपने पॉलिटिकल गुरु के भी यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल डॉक्टर सीपी जोशी के विश्वस्त रहे हैं अनिल पारिक और पॉलिटिकल गुरु भी वो मानते हैं डॉक्टर सीपी जोशी को। और इससे पहले एआईसीसी में पद वो चाह रहे थे अनिल पारिक, लेकिन यहाँ पर उन्हें पद नहीं मिला। वहीं गहलोत राज में खादी बोर्ड चेयरमैन रह चुके हैं। किसी कारणवश उन्हें यहाँ से कांग्रेस की तरफ रुख करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस में भी जब उन्हें अपनी दावेदारी जताने के बाद उनको वो पद नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई है, लेकिन अनिल जो है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर सत्ता में उनकी सरकार है तो फिर अनिल पारिक जो है वो कहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। दरअसल ये खबर आई है कि सरकारी वकील बनने के लिए कांग्रेस में लॉबिंग हो रही है और दिग्गज वकील जो है वो इस लॉबिंग में जुट गए हैं और बड़े नेताओं के यहाँ पर हाजिरी लगा रहे हैं। कुछ नाम सामने आए हैं, सुशील शर्मा, विभूति भूषण, राजेव महर्षि जैसे सीनियर्स भी यहाँ पर कतार में खड़े हैं और वो भी कांग्रेस के दिग्गजों की घर के बाहर हाजिरी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है, काफी दावपेच होंगे, काफी ऐसे नियमावली होगी। तो ऐसे में कौन से वकील बाजी मारते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत अहम है और चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है। तो कांग्रेस को फैसला लेने में देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसके नाम पर मुहर लगेगी ये भी देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल अशोक नाम की इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में काफी चर्चाएं हैं। अशोक के शिष्य अशोक जीत गए सांगानेर से चुनाव। वहीं एमएलए अशोक ने शुरू कर दी शहर बीजेपी में काफी उठापटक। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल सखा साथी के खिलाफ बगावत की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। ये जरूर भी है कि बीजेपी में जारी है अशोक नाम की काफी महिमा। संयोग बीजेपी को सत्ता से बाहर करने वाले भी अशोक ही हैं। तब ऐसे में चर्चाएं हैं जो है जोर पकड़ रही है। लेकिन अशोक नाम जो है लोकसभा चुनावों से पहले क्या कुछ तस्वीर बदलेगा या फिर इन 5 सालों में किस तरीके से तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी में अशोक नाम के लिहाज से, ये देखना भी वाकई दिलचस्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कालीचंद सराफ की बात करते हैं जो कि काफी चर्चाओं में हैं और ये इसलिए है क्योंकि ये माना जा रहा है कि वो बहुत जल्द संगठन में आ सकते हैं। जयपुर के भाजपाइयों के बीच ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं।
प्रदेश भाजपा में अहम जिम्मा मिलने की उन्हें चर्चा है। वहीं राज्य सरकार में हेल्थ मंत्री थे कालीचरण सराफ, अहम जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, लेकिन अब संगठन में भी जिम्मेदारी होगी। पार्टी में काफी अनुभव उनका रहा है, जिम्मेदारी संभालते हुए काफी सफलताएं भी पार्टी को दिलाई है। लेकिन अब संगठन में किस पद पर वो काम करेंगे और क्या अनुभव जो है वो यहाँ पर पार्टी के जरिए संगठन में काम आएगा, वो भी देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उस खास की जो खास नहीं आम है। दरअसल खासा कोठी में मंत्री की तरह नहीं रुकेंगे विश्वेंद्र सिंह। जी हां, सही सुना आपने, 5 नंबर कक्ष में रहेंगे पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह। टूरिज्म विभाग के घाटे मद्देनजर ये उन्होंने पहल की है। अपने रुकने का पैसा भी अदा करेंगे विश्वेंद्र सिंह और निजी हैसियत से खासा कोठी में ही रहेंगे। विश्वेंद्र सिंह का जब भी नाम आता है तो एक दबंगई वाली छवि जो है वो शहर में हर किसी की आ जाती है। राजा भी रहे हैं, दरबार लगाने का उन्हें काफी शौक रहा है, लेकिन ऐसे में जब उनकी सादगी भरी छवि आती है, टूरिज्म को लेकर एक जिम्मेदारी उनको मिली है, मंत्री उनको बनाया गया है, तो वो एक्टिव मोड में तो आ गए हैं। क्योंकि जैसे ही पोर्टफोलियो तय हो गए थे हर एक मंत्री के, तो हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी संभाली, लेकिन विश्वेंद्र सिंह की सक्रियता बहुत ज्यादा नजर आई। और ऐसे में जब उन्होंने ये पहल की है तो ये भी वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन काम कितना धरातल पर आएगा ये भी देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाराशर की बात करते हैं। अब पाराशर की बात इसलिए क्योंकि पाराशर के रूप में पहली बड़ी सियासी नियुक्ति हो गई है। पुखराज पाराशर की दरअसल हम बात कर रहे हैं। पुखराज पाराशर मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और गहलोत के साथ बरसों से जुड़े हुए हैं। पुखराज पाराशर सरदारपुरा में चुनावी कमान उनके हाथों में ही है और प्रदेश कांग्रेस संगठन का उन्हें काफी लंबा अनुभव रहा है। मूल रूप से तो जालोर के निवासी हैं पुखराज पाराशर। लो प्रोफाइल और सरल जीवन जीते हैं पाराशर और पिछले गहलोत राज में वो काफी जिम्मेदारी जो है वो संभाल चुके हैं। ऐसे में काफी विश्वसनीय माने जाते हैं, इसलिए उन्हें काफी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि खास होने का फायदा या फिर इनाम उन्हें यहाँ पर मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जगरूप सिंह यादव की बात करते हैं। जगरूप सिंह यादव क्या सियासत में आएंगे? दरअसल इस तरीके की चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है। रिटायरमेंट के बाद वो लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। कांग्रेस के टॉप लीडर से उनके काफी संबंध हैं, खास तौर पर पी चिदम्बरम के भी यहां तक उनकी बैठ है, ये सुनने को आ रहा है। कतावर नेता रहे हैं, घासीराम यादव परिवार से उनके ताल्लुक भी। वहीं जयपुर से देहात से उनके नाम को लेकर काफी चर्चाएं हैं, लेकिन सवाल अभी भी है क्या वो चुनाव लड़ेंगे? जगरूप सिंह यादव नवंबर 2019 में रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में क्या उनके आगे एक सियासत से भरी चुनौती खड़ी है? ये भी देखना दिलचस्प होगा। और भी खास खबरें हैं, उनका विश्लेषण करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। अनिल जैन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो लोकसभा चुनावों से पहले ये अहम जिम्मेदारी और 5 साल ये जिम्मेदारी कौन संभालेगा नेता प्रतिपक्ष की, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इसे लेकर कवायद तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में राजनाथ सिंह और विनय सहस्त्रबुद्धे को इसे लेकर जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान में अरुण जेटली को और अविनाश राय खन्ना को इसे लेकर जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में थावरचंद गहलोत और अनिल जैन को जिम्मेदारी दी गई है। तो 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां नेता प्रतिपक्ष चुनने की कवायद तेज हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष होगा कौन, क्योंकि कुछ नाम यहां पर सामने आ रहे हैं, अटकलें यहां पर लग रही है। राजस्थान की बात करें तो खुद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी सामने आया था कि वो ये अहम जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। और ऐसे में अटकलों का दौर जो है वो चलता रहा और ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है कि अब इसे लेकर कवायद भी तेज हो गई है। बस नाम पर मुहर लगना बाकी है, लेकिन वो नाम कौन से होंगे जिन पर चर्चा होगी, जिन पर मंथन होगा, ये जाना जाएगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन संभालेगा। आखिर विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी और साथ ही सत्ताधारी पार्टी के साथ निपटेगा यहाँ पर कौन, क्योंकि बहुत तमाम ऐसे सवाल जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है, केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। ऐसे में उन सवालों को दमदार तरीके से कौन रखेगा, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी संभालेगा और हर एक पहलू से लेकर यानी कि हर एक छोटी से लेकर बड़ी बात पर किस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सवाल रखेगा। तमाम केंद्र सरकार और राज्य योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करें। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और किसके कंधे पर यह भार आएगा ये भी देखना होगा। चलिए, सियासत की खबरें आप तक पहुंचाई, ब्यूरोक्रेसी की भी कुछ खबरें हैं वो आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल सीएस रेवी गुप्ता कल दिल्ली में रहेंगे। यूपीएससी में रिव्यू बैठक में वो शामिल होंगे और पूर्व के आरएस से आईएएस प्रमोशन का दरअसल ये पूरा मामला है और इनमें वरिष्ठता के अनुसार बैच जो है वो आगे पीछे होंगे। जो प्रमोशन जिन्हें मिला है, आरएस से आईएएस बने, उनके लिए थोड़ी ये अच्छी खबर नहीं है। पूर्व में बने आईएएस का वरिष्ठता क्रम दरअसल बदल दिया जाएगा और कोर्ट के मामले में फैसले के बाद ये रिव्यू बैठक ली जाएगी। तो ये इस वक्त की अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वायत्त शासन विभाग की भी एक बड़ी सफलता रही है, उसकी जानकारी भी दे दें। दरअसल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में सफलता हासिल हुई है। पूरे देश में राजस्थान ने प्रथम स्थान हासिल किया है और दिसंबर 2018 तक की उपलब्धियों के आधार पर यह स्थान मिला है। डीएलपी पवन अरोड़ा ने इसे लेकर जानकारी दी है, लेकिन ये सफलता की जिम्मेदारी कौन यहां पर लेगा ये भी देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये जानकारी दे दें कि नई सूची के बाद भी एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है कि कौन होगा यूडीएच डीएलपी का नया एसीएस। अब तो पूरी तरह से पीके गोयल ने ये पद ले लिया है और इस पद पर दिल्ली से आ सकते हैं एक बड़े अफसर, ये जानकारी हमें मिल रही है। और फिलहाल रजत मिश्रा जो है वो अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से एक अफसर आ सकते हैं, वो इस पद को संभाल सकते हैं। लेकिन ये सवाल है कि एसीएस जो है कब तक नियुक्त होंगे ये भी देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रघु शर्मा की बात करते हैं, जिनके मंत्री बनते ही डीपीआर भी बदल गए हैं। बीएल कोठारी की जगह एनएल मीना आ गए हैं। सरकारी योजनाओं के प्रचार का जिम्मा जो है अब वो मीना के पास है और मीना को प्रभावी और अहम पद पर लगाया गया है और अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी। किस तरीके से काम आगे किया जाएगा, प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, ये भी देखना होगा। चलिए रुक करेंगे अब रामगढ़ की तरह। दरअसल यहाँ पर उपचुनाव होना है और रामगढ़ उपचुनाव से पहले ही शुचि त्यागी की पोस्टिंग यहाँ पर कर दी गई है और शुचि को राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव यहाँ पर बनाया गया है। इससे पहले दरअसल उन्हें वित्त विभाग में भेजा गया था, लेकिन अब उनकी पोस्टिंग यहाँ पर की गई है। धौलपुर उपचुनाव के वक्त शुचि जो है वो जिला कलेक्टर थी और दरअसल उस वक्त धौलपुर में बीजेपी ने यहाँ उपचुनाव जीता था, लेकिन इस बार किस तरीके की तस्वीर यहाँ पर होगी वो भी देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबीर कुमार की बात करते हैं, जिन्हें एक बार फिर से अहम पद की जिम्मेदारी मिली है। पिछले गहलोत सरकार में काफी प्रभावी पद पर वो थे और अब गहलोत के ड्रीम प्रोजेक्ट से उन्हें जोड़ा गया है। मेट्रो रेल का भार सुबीर कुमार के कंधों पर है। क्या इस बार वो एक फेज से आगे बढ़कर दूसरे फेज की शुरुआत कर पाएंगे? क्या कुछ किलोमीटर जो है वो मेट्रो के आगे बढ़ा पाएंगे या कुछ और डिब्बे इसमें जोड़ेंगे? ये भी देखना होगा कि स्टेशन जो है आगे कितने बढ़ पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीको की बात करते हैं। रीको में ब्यूरोक्रेट्स का कुनबा जो है वो काफी बढ़ गया है। पहले एसीएस उद्योग, रीको चेयरमैन, रीको एमडी में एक ही आईएएस को ही दिया जाता था और अब रीको पर काफी विशेष फोकस किया गया है। एसीएस उद्योग है सुबोध अग्रवाल के पास, तो रीको चेयरमैन बनाया है कुलदीप रांका को और रीको एमडी का जिम्मा दिया है गौरव गोयल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रीको में ब्यूरोक्रेट्स का कुनबा बड़ा है, तो क्या क्या आगे तस्वीर होगी? निवेश बढ़ाना था दरअसल हालांकि पिछली सरकार की प्राथमिकता। ऐसे में सवाल, क्या रिसर्जेंट राजस्थान जैसा ही आयोजन किया जाएगा? अप्रवासी भारतीयों का सम्मेलन यहाँ पर इस तरीके का कार्यक्रम हो सकता है और आयोजन हालांकि संभव है। वहीं लैंड बैंक बनाने सहित कई अहम इश्यूज फिलहाल अभी पेंडिंग पड़े हैं। ऐसे में सवाल, क्या रीको के इन इश्यूज को सॉल्व करेगा ये कुनबा जिनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है? ऐसे में सौरभ श्रीवास्तव का भी जिक्र कर लेते हैं, जिन्हें महत्वपूर्ण पद दिया गया है। अब भ्रष्टाचार रोकने से जुड़ा विभाग उन्हें दिया गया है, उसकी कमान उन्हें सौंपी गई है। एसीबी का अतिरिक्त महानिदेशक उन्हें बनाया गया है। गहलोत राज में पहले भी अहम पद पर संभाल चुके हैं श्रीवास्तव। ऐसे में अब एक बार फिर से उनके कंधों में अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोशन का जिक्र करते हैं, किनको क्या प्रमोशन यहाँ पर दिया गया है। दरअसल 4 आईएफएस के कल देर रात प्रमोशन हुए हैं, जबकि इनकी स्क्रीनिंग तो पहले ही हो गई थी, लेकिन 31 दिसंबर तक देर रात ये आदेश जारी किए गए। तब नहीं जारी किए गए थे इनके आदेश, अब कल देर रात जारी किए गए हैं इनके प्रमोशन आदेश। और जबकि ये बेहद सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन एक वक्त जो यहाँ पर लगा है
वो कई सवाल यहाँ पर खड़े करता है। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि आज एक बार फिर से तबादला सूचियों व नियुक्तियों को लेकर जानकारी मिल सकती है। दरअसल अटकलें फिलहाल है कि बदले जाने हैं जिलों के एसपी। कल की सूची में नहीं हुए एसपी के तबादले और अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति भी जल्द ही संभव है। फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं और आरएएस की सूची भी जल्द ही आ सकती है। तो ये अहम जानकारी फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा था। तमाम खबरें यहां पर निकली थी, उसे लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे और इन खबरों पर फिलहाल विश्लेषण यहां पर कर रहे थे। इसके अलावा आपको ये जानकारी दे दें कि दिल्ली में एक खास बैठक चल रही थी राजस्थान के तमाम सांसदों की। लोकसभा चुनावों से पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर यह बैठक थी और बैठक के बाद उनका क्या कुछ कहना है, चलिए आपको ये सुनवाते हैं। सांसदों के लिए नहीं, देश भर में कार्यकर्ताओं के लिए, देश भर में के संगठन के दृष्टिकोण से बूथ से लेकर के और ऊपर तक के कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रचना हुई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज तक जितने कार्यक्रम भी चुनावों को लेकर के तय किए हैं, संगठन के शीर्ष नेताओं ने तय किए हैं, वो एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर तय किए हैं। और हम सबसे इस बात की अपेक्षा भी रहती है कि सब कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को उसी भाव के साथ में, उसी परिकल्पना के साथ में पूरा करने के लिए काम करें। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।